हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग यहाँ से एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी 11 है हमारी, और ये 11 का जो यहाँ पे क्या है, चैप्टर 9 चल रहा है। और चैप्टर 9 का हमारा क्या है, ये हमारा बायो मॉलिक्यूल्स हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट जो चैप्टर था उसमें कुछ हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था एसिड, एसिड था। एक सॉल्युबल पूल के बारे में हम लोग डिस्कस किया था, और एसिड इन सॉल्युबल पूल के बारे में यहाँ से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और इसके बाद में हम लोगों ने वेट, वेट क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझा था कल। और इसके बाद में ड्राई वेट क्या होता है वो भी हम लोगों ने यहाँ से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। और एस के बारे में डिस्कस यहाँ से हम लोगों ने कल किया था। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग आज और भी कॉन्सेप्ट यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो चीज देखने को मिली थी। एस में इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस में देखने को मिले थे। ठीक है, और ऑर्गेनिक से कैसे इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया था, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कैसे कन्वर्शन हो रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लीफ हमने ली थी ऑर्गेनिक वाला, या तो यहाँ से लीफ ली थी या फिर हमने पीस ऑफ लिवर का यहाँ से लिया था। तो इसको ड्राई किया है, और यहाँ से क्या CO2 निकल गया यहाँ से, और हमारा H2O निकल गया। तो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोगों ने क्या एस कहा था। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। अब हम आज जो कॉन्सेप्ट यहाँ से डिस्कस करेंगे, तो इसके आगे के यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसके आगे के जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डिस्कस यहाँ से कर लेंगे। और यहाँ से जो आज डिस्कस करेंगे एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और चलिए स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और हम देखते हैं मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो मेटाबोलाइट्स हमने कल जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको बायोमोलिक्यूल्स बोला था, और जो इनसॉल्युबल पूल था, यानी सॉल्युबल पूल था, सॉल्युबल में कुछ मॉलिक्यूल्स थे। तो वो मॉलिक्यूल्स के कुछ फिजिकल इनकी रिएक्शंस देखी गई थी। तो जैसे इनके होते क्या है, एनी कंपाउंड्स, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, एनी कंपाउंड्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस में कोई भी कंपाउंड अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं, नोन एज मेटाबोलाइट। ठीक है, तो मेटाबोलाइट्स अब हमारे दो प्रकार के होते हैं मेटाबोलाइट्स। जैसे कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, और एक हमारे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनकी क्या फीचर्स होते हैं, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स
इनके क्या फीचर्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में इनके जो फंक्शन कैसे होते हैं, इनके फंक्शन कैसे होते हैं, नोन होते हैं, हमें पता होता है कैसे ये पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो और ये हमारे क्या है, हेल्प क्या करते हैं, हेल्प इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। ठीक है, और ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद में ठीक है, इसके जैसे अब होते कौन है, एग्जाम्पल में अगर देखे जाए तो अमीनो एसिड आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके फंक्शन नोन होते हैं, लिपिड्स हैं हमारे, और हमारे प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये इनके स्ट्रक्चर भी हम लोगों को पता है, इनकी कंपोजिशन भी पता है, और इनके हमको फंक्शन भी पता है कि अमीनो एसिड के क्या फंक्शन है, प्रोटीन परफॉर्म करेंगे, सीएचओ कार्बोहाइड्रेट के क्या है, लिपिड्स के हैं। बट अगर यहीं पे देखते हैं किसके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के उनके फंक्शन अननोन होते हैं, फंक्शन इसके अननोन होते हैं, बट ये हेल्प हमारे करते हैं, हेल्प इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी फंक्शन, फंक्शन में ये हेल्प करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। और ये हमारे इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं। इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक, ठीक है, इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो दीज कंपाउंड्स हमारे माइक्रोब्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, माइक्रोब्स हो सकते हैं। और प्लांट में भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, फंजाई में भी ये सेकेंडरी मोलैट्स, मेटामोलैट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनके जो केमिकली नॉट आइडेंटिफियल, ठीक है, फिर केमिकली नॉट आइडेंटिफियल होते हैं, आइडेंटिफिएबल। ठीक है, लेकिन ये हमारे इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों को इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से आपको यहाँ पे, जैसे ड्रग्स हैं, ठीक है, और रबर, रबर से यहाँ पे देखने को कुछ, ठीक है, रेजिन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको फ्लेविनोइड्स देखने को मिल जाएंगे, फ्लेविनोइड्स देखने को मिल जाएंगे, एल्किलॉइड्स देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग डिस्कस यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी हम थ्योरिकल भी इसको देख लेंगे, पहले एक बार इसको ऐसे देख लेते तो अच्छे से समझ में आ जाता। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं, इनको कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, अभी हम बुक में डिस्कस यहाँ से कर लेंगे, इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से उसको भी यहाँ से हम देख लेंगे। और इसके बाद में कुछ यहाँ पे
मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे क्या चीज, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स ही, बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, ये पिछले हमने पढ़ा था कि उसको जो फिल्ट्रेट हो गए थे, ठीक है, और एसिड सॉल्युबल पूल, उन्हीं को हमने क्या है बायोमोलिक्यूल्स के नाम से कहा गया था। अब ये वेट के आधार पर, ठीक है, अब वेट के आधार पर इनको दो में कैटेगराइज कर दिया गया। एक तो इनको कर दिया गया माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे उनका वेट क्या था, इनका वेट था लेस देन 1000 डाल्टन, ठीक है, और जो माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स था इनका वेट था ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, ठीक है। तो इसके आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया था। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनका वेट कम था और इनसॉल्युबल, सॉरी सॉल्युबल थे, और हमारे सॉल्युबल पूल में देखने को मिल गए थे। जैसे यहाँ पे क्या अमीनो एसिड थे, मोनोकार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, ठीक है, और इसमें कुछ शुगर वगैरह थी जो हमारी, ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे हमारे जैसे न्यूक्लिक एसिड हमारा था, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। कुछ प्रोटीन्स हैं, मॉलिक्यूलर वेट होता है और इनसॉल्युबल थी, ठीक है, और पॉली कार्बोहाइड्रेट्स थे, वो हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पे आपके लिपिड्स थे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। और इसके बाद में अब हम लोग थ्योरी पे डिस्कस कर ले रहे हैं आखिर थ्योरी को, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और समझ में आ जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो बायो मैक्रो, these is one features common to all those compounds found in the acidic soluble pool. They have the molecular weight ranging from 18 around to 800 डाल्टन्स अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो जो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है 18 से लेके 800 डाल्टन्स के अप्रोक्सीमेट होता है हमारे किसका बायोमोलिकुलर वेट का। अभी हम लोग देख लेते हैं। इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें देखने को मिले, जैसे कि इसमें प्रोटीन्स देखने को मिली थी, न्यूक्लिक एसिड देखने को, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स देखने को मिले थे हमारे। तो इन सबको क्या है इनसॉल्युबल पूल की बात कर रहे थे, ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाए थे। दीज क्लासेस कंपाउंड्स आर विद द एक्सेप्शन ऑफ द लिपिड, ये एक्सेप्शन ऑफ लिपिड के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अभी बात करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट हैविंग इनटू द रेंज 10,000 के आसपास इनका ज्यादा था, ठीक है। तो ये जितने थे इनके जो मॉलिक्यूलर वेट था कितना था, 10,000 था। तो 10,000 ज्यादा होने की वजह से ये इनसॉल्युबल पूल में थे, और इनसॉल्युबल पूल्स को जो उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब फॉर दिस रीजन बायोमोलिक्यूल्स दैट इज अ केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स के तो देखे गए थे, ठीक है।
वन दोज हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000, जिनका लेस देन डाल्टन वेट कितना था 1000 से कम थे, आर यूजली रेफर्ड टू द माइक्रोमोलिक्यूल्स, अभी हमने डिस्कस की थी, और सिंपल बायोमोलिक्यूल्स कहा था, व्हाइल द दोस विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कॉल्ड द मैक्रोमोलिक्यूल्स था, क्योंकि इनके 10,000 से इनका ज्यादा देखने को मिला था, जिसकी वजह से ये इनफिल्ट्रेट थे। ठीक है, इसके बाद में बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। द मॉलिक्यूलर वेट इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद एक्सेप्शन ऑफ द लिपिड्स और आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस था। ठीक है, तो जो एक्सेप्शन इसमें लिपिड की बात चल रही थी, लिपिड का एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि ये इनमें एक्सेप्शन इसलिए, एक तो ये है इनसॉल्युबल तो है, इनसॉल्युबल है, बट इसका जो वेट है इसका ये 8 से कम है, इसके 800 डाल्टन से कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये एक्सेप्शन है। दे वाई डू लिपिड्स डज मॉलिक्यूलर वेट डज नॉट एक्सीड। ठीक है, तो ये इससे वेट इनका ज्यादा नहीं बट इंसॉल्युबल है, इसकी वजह अंडर कम द इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में रखा गया था, दैट इज द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है क्या। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और वेट इनका कम होता है। कंपाउंड्स आर द प्रेजेंट इन ओनली ऑन द सच वट आल्सो अरेंज्ड इन द स्ट्रक्चर लाइक, कहाँ पे देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं, अदर मेम्ब्रेन में लिपिड्स अरेंज होते हैं। व्हेन वी ग्राइंड करते हैं टिश्यूज, वी आर डिस्टर्बिंग सेल स्ट्रक्चर का डिस्टर्ब करना, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू द पीस फ्रॉम द वेसिकल्स। ठीक है, जब इसको सेल स्ट्रक्चर को हम लोग को ग्राइंडिंग करते हैं, उसको क्रश करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है कैसे कन्वर्ट हो जाता है, एक वेसिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर इसका कन्वर्ट हो जाता है, खासकर मेम्ब्रेन्स का, और हमारा विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर इसमें क्रश हमने किया था ये पानी में घोला गया था, तो बिल्कुल भी नहीं घोला था, खासकर लिपिड होने की वजह से। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल गेट सेपरेटेड along with the acid insoluble। ठीक है, तो इसी की वजह से एसिड इनसॉल्युबल पूल में थे, हेंस इन द माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, इसकी वजह से इसको क्या है माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में रखा गया। ठीक है, समझ गए। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिकुल्स। ठीक है, तो इनको माइक्रोमोलिकुल्स हम नहीं कह सकते क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन है 800 डाल्टन से। द एसिड सॉल्युबल पूल द रिप्रेजेंट द रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, साइटोप्लाज्मिक में जो भी कंपोजिशन है हमारा का एसिड सॉल्युबल पूल के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। Together they represent the entire chemical composition of the living tissues or organism। अब इनकी समरी है, देखते हैं क्या है। इन समरी ऑफ द वी रिप्रेजेंट the chemical composition of the living tissues from the abundance point of the view, arrange them class wise, observe the water in the most abundant chemical in the living organism। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ज्यादा कुछ नहीं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया था, बस वही है। और इसके बाद में इसको हम कंपोजिशन देख लेते हैं, इस सेल की कंपोजिशन है इसको। ठीक है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल में, एक सेल की देखते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं, परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास के कितना होता है। ठीक है, तो वाटर टोटल कितना होता है, तो वाटर 70 to 90% हमारा टोटल जो सेल का मास होता है उसके देखने को मिलता है। प्रोटीन्स कितनी एक सेल में होती हैं, सेलुलर मास तो 10 to 15% हमारा होता है। कार्बोहाइड्रेट में कितनी एवरेज होती है, तो 3% होता है टोटल बायोमास का। और लिपिड्स हमारे कितने होते हैं, 2% उसमें देखने को मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड इसमें 5 to 7
प्रेशर देखने को मिलते हैं। आयंस हमारे क्या है, 1% आयन होते हैं। तो सेल की बात की जाए तो सेल में सबसे अधिक कंपोनेंट हमारा वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर प्रोटीन्स उसमें देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पर इसमें न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है। पांचवें नंबर पे इस पे वाटर और सिक्स नंबर पे इस पे क्या आयन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे क्या है, अब एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल है। सेल में इतने कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है इनका किस में कौन सी परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो इनको एक बार थोड़ा सा याद रखना। और सेशन को ही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप स्टे हेल्दी रहिए और हैप्पी रहिए।